वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के पीछे रीजंस तो बहुत थे, लेकिन जाहिर सिर्फ एक। 28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस को गोली मार के जान ले लेता है और इस एक हादसे की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक लगातार चलती रही, जिसमें 20 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। एक ऐसी वॉर जिसमें बहुत सारे एम्पायर खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो कि बहुत सारे ममालिक के बीच लड़ी जाती है। टुडे दिस वॉर इज नोन एज द वर्ल्ड वॉर 1। एक कत्ल 200 करोड़ लोगों को मरवाने का सबब बन गया। सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगने वाली ये बात दरअसल उस ही माचिस की तीली की तरह है जो सिर्फ एक चिंगारी का काम करती है। आइए आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आलीशान और डॉक्यूमेंट्री सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 1914 में यूरोप का ये मैप ऐसा नहीं दिखता था। देयर वॉज एन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इन मिडिल, जो कि प्रेजेंट के ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्री से काफी बड़ा था। रशिया कंट्री नहीं, रशिया एम्पायर था। जर्मनी का जो एम्पायर था वो आज के जर्मनी से काफी बड़ा था। ऑटोमन एम्पायर, जो कि आज के वक्त तुर्की के नाम से जाना जाता है। उस वक्त ज्यादातर यूरोप के देशों में मोनार्की सिस्टम था, मतलब किंग्स की रूलिंग चलती थी। सिर्फ 3 देश थे जो कि डेमोक्रेटिक थे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और सैन मरीनो। यूरोप में कुछ देश ऐसे भी थे जिन पर रूलिंग दूसरे देशों की चलती थी, जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गेरिया, जिन्हें बाल्कन कंट्रीज भी कहा जाता है। उस वक्त इन कंट्रीज पे ऑटोमन एम्पायर की रूलिंग थी। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच एक जंग होती है इन बाल्कन कंट्रीज के लिए। रशियन एम्पायर की कोशिश थी कि किसी तरह इन बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन एम्पायर से आजाद करवाया जाए, जिस जंग का कंक्लूजन एक ट्रीटी साइन करके हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाज गिवन द राइट टू एडमिनिस्टर टेम्परली ऑन बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, मतलब ऑटोमन एम्पायर से आजाद होकर 2 बाल्कन कंट्रीज पर एडमिनिस्टर होगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। लेकिन हिस्सा ये कंट्रीज अब भी ऑटोमन एम्पायर का ही थे। ऑन अक्टूबर 1908 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एनेक्स बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, जिसमें बल्गेरिया भी आजाद हो गया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनके। तब ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान कुछ ना कर सके, क्योंकि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लगी थी, रेवोल्यूशंस बनना स्टार्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बोस्निया, जो कि अब ऑटोमन एम्पायर से आजाद होकर ऑस्ट्रो हंगेरियन की रूलिंग में आ गया, जिस वजह से बोस्निया के लोग काफी नाराज और मायूस थे। उस दुख में सर्बिया भी उनके साथ बराबर का शरीक था, क्योंकि इन 2 कंट्रीज की केमिस्ट्री काफी मिलती जुलती थी। इसलिए सर्बिया ने बोस्निया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बोस्निया कंट्री के बाद अब ऑस्ट्रो एम्पायर की नजर सर्बिया पे थी। बोस्निया कंट्री के लोगों में गुस्से की आग काफी ज्यादा थी, जिस आग का शिकार बने ऑस्ट्रो हंगेरी के प्रिंस फर्डिनेंड। वापस आते हैं उसी कहानी पे। 28 जून 1914 को जब ऑस्ट्रो हंगेरी के जो प्रिंस थे फर्डिनेंड, वो अपनी वाइफ सोफिया के साथ बोस्निया की एनेक्स टेरिटोरी में सफर करने जा रहे होते हैं, तो उन पर 6 बोस्नियन लड़के हमला कर बैठते हैं, जिसमें वो तो बच जाते हैं लेकिन उनके कुछ साथी जख्मी हो जाते हैं। रास्ते में एक लड़का जिसका नाम गैव्रिलो उन पर गोलियां चला देता है, जिससे फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफिया मारे जाते हैं। जिसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का इंपीरियर इस असैसिनेशन का सुन के बहुत गुस्सा होता है और जंग छेड़ देता है सर्बिया के साथ। वहीं दूसरी तरफ रशिया देखता है कि सर्बिया देश पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने। और जर्मनी जब देखता है रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। फिर फ्रांस, जो जर्मनी का दुश्मन है, वो भी पीछे नहीं रहता, वो भी चला आता है रशिया और सर्बिया को सपोर्ट करने। दिस सर्किल नोन एज चेन ऑफ फ्रेंडशिप। इटली भी बेसिकली ऑस्ट्रो हंगेरी और जर्मनी की अलायंस का हिस्सा था, लेकिन पीछे हट जाता है। पर इटली की जगह ले लेता है ऑटोमन एम्पायर, वो साथ देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी का। एक और देश की भी यहाँ एंट्री होनी अभी बाकी है, यूनाइटेड किंगडम, जो के पार्ट है रशिया फ्रांस की अलायंस का, जिसका नाम था ट्रिपल इंटेंट। और इस तरह से एक बड़ी जंग का आगाज शुरू होता है, द ग्रेट वर्ल्ड वॉर 1, जहाँ पर ये सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ वॉर में आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान जैसे देश भी जुड़ जाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देने। और ऑब्वियसली जिन देशों पर ब्रिटिश का राज था, जैसे कि हिंदुस्तान, जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ऐसी क्या वजह थी कि ये देश आपस में लड़ने को तैयार बैठे थे? जवाब था जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। उस वक्त हर देश को भूख थी अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने की, अपनी ताकत दिखाकर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हर देश लूट मार में लगा हुआ था, और यही सबब बना एक दूसरे से जंग का।
उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जरूरत है तो सिर्फ सपोर्ट की, क्योंकि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम ही बनाती है हमें एक।